आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीटीईटी पेपर सेकंड दिसंबर 2024 में जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैथ्स पैडागोजी के बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम वो क्वेश्चंस आज की वीडियो में देखने वाले। क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ दिस 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 आपको ये फाइंड करनी है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर देखने में लग रहा है ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर बोर्ड मास यूज किया गया है, तो आपको यूज करना है इसके अंदर बोर्ड मास। क्वेश्चन है 31,096 divides 2,704 divides 2 प्लस डेसिमल्स के नंबर है 059 एंड माइनस 0.79। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ बोर्ड मास कहता है कि डिवाइड करेंगे। डिवाइड सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होएगा, तो ये क्या आने वाला है आपका 31096 डिवाइड्स, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1352। अगेन यहाँ पर भी डिवाइड का है, इसको भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आंसर आएगा 23। ओके, प्लस का साइन। अब देखो जरा प्लस वाली टर्म्स है, इन तीनों को प्लस कर ले, इसको बाद में माइनस कर लेंगे। ये हो रहा है 8 2 6 3 1, ये आया है और माइनस में है 0.79। चलिए, तो ये दोनों अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1.3628 माइनस 079। सॉल्व करेंगे। अब ये देखो इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आएगा 243628 माइनस 079, 0 डेसिमल, इसको माइनस करेंगे 240.3628, ये आ जाएगा 827532। ये आपका आंसर। देखो जरा कौन सा पार्ट है, 235728 पहला ही है, 31st का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ प्लेयर इन लास्ट 11 मैचेस प्लेयर्ड बाय हिम और हर। ओके, कोई क्रिकेट मैच वगैरह खेला गया है, उसमें जो विकेट्स लिए गए हैं वो दिए हैं, एक मैच में 1 लिया, फिर 0 2 इस तरीके से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड? तो सबसे पहले आपको मीन निकालना होगा और क्या निकालना होगा, मॉड निकालना होगा, और उसका क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है जी, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं सबसे पहले, इससे अदरवाइज नहीं तो आप क्वेश्चन में पक्का वाला पक्का गलती कर देते हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आएगा 0, फिर अगेन 0, 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम, 2 2 टाइम्स, एंड देन 3 एंड 4। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब पूछा गया सबसे पहले, उसने बोला हमें की मॉड बताओ, बता देते हैं। जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही होता है, तो इसमें कौन रिपीट हो रहा है, 4। तो 4 टाइम कौन आया है तुम्हारा, 1, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1। अब बात आती है मीडियन मीन की। मीन कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड करते थे टोटल ऑब्जर्वेशन से। अब बताओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन सबको जोड़ना है, 1 प्लस 1 प्लस 1, 0 0 था, मैंने लिखा नहीं, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ जाएगा, 19/11। क्लियर है? इसका क्या मांगा है हमसे, डिफरेंस मांगा है, तो रख दे भाई, डिफरेंस मांगा था इन्होंने हमसे, क्या करेंगे,
19/11 माइनस, और मॉड की वैल्यू आई थी 1, एलसीएम लेना पड़ेगा। 19 माइनस 11, ये आ जाएगा आपके पास 8/11, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में देख ले, फर्स्ट ही है, 30 सेकेंड का भी आंसर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील, एक व्हील जो डिस्टेंस कवर करता है उसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर इन 350 राउंड इज, वो हमें डिस्टेंस बताना है। अब मुझे बहुत ध्यान से देखो, मान लीजिए ये पेन ही ले लेते हैं, ये रोल करके जा रहा है, ऐसे रोल कर रहा है, देखो ये ऐसे रोल करके जा रहा है। तो एक बार में ये पूरा का पूरा जो मेरा इसका बाहर बाहर का आउटर लेयर है, मान लीजिए उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर किया हुआ है, तो मैं जब यहां से करना शुरू करूंगी तो एक बार में शायद यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला एरिया कंप्लीट कर लेगा, फिर दूसरी बार में फिर इतना ही एरिया कवर कर लेगा, फिर तीसरी बार में, फिर चौथी बार में, तो एक टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा पेज के ऊपर ये रोल होते होते कवर कर लेगा, राइट। तो यही चीज ये कह रहा है कि अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील, एक व्हील ने डिस्टेंस कवर किया। मान लो एक पहिया है और वो मूव होते हुए जा रहा है, तो पहिया एक बार में मूव होते हुए यहाँ तक कवर कर रहा है, फिर एक बार पूरा कवर कर लेगा तो यहाँ तक कवर करेगा, फिर यहाँ तक, इस तरीके से वो कवर करते हुए जा रहा है। और 350 टाइम्स उसने रिवॉल्व किया, यानी कि उसने 1 2 3 4 इतने कितने किए, 350 किए। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 25 दिया हुआ है, ठीक है। उसने बोला पूरा डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, आप मुझे वो बताइए, आपको वो डिस्टेंस बताना है। क्लियर है इतनी बात। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आउटर लेयर होगी आपके सर्कल की, जो ये ब्लैक आउटर लेयर होगी, इसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। ये क्या होगी, आपकी सरकमफ्रेंस होगी। तो यानी कि ये यहां से यहां तक का जो इसने कवर किया है वो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ये दूसरे की, तीसरे की, चौथी के, पांचवे की। अगर मैं एक की निकाल लूं, एक का सरकमफ्रेंस निकाल कर, सबकी सेम होने वाली है, उसको 350 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, यस और नो, बन जाएगा। तो अब हमारा काम यही होने वाला है। देखो कहता है डिस्टेंस, अब सबसे पहले मुझे रेडियस पता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, रेडियस मुझे पता है। अब सरकमफ्रेंस निकाल लो, पहले एक की निकालते, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होगा फॉर्मूला, 2πr। ये मैं सिर्फ एक की निकाल रही हूँ, सिर्फ एक की, 2, मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रही, आर कितना है 25, दैट इज 50 पाई। ये मेरा एक व्हील है, एक व्हील का सरकमफ्रेंस है, लेकिन मुझे कितना चाहिए 350, तो डिस्टेंस आ जाएगा 350 इंटू 50 पाई। क्लियर है ना ये वाली बात, कैसे आया। तो ये सॉल्व करके करें इसे, आप करते हैं 350 इंटू 50 इंटू 22/7, कितना आ गया, 5 5 जो 25 इंटू 20, क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 55000 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो मेरा क्वेश्चन। अच्छा, सेंटीमीटर में इसने आंसर सेंटीमीटर में नहीं मीटर में मांगा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 550, दैट इज योर आंसर। यानी कि 33 का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 33 का हमारा आंसर था ए। 34, द टू corresponding angles formed by the intersection of two parallel line, दो पैरेलल लाइन है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। पता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होता क्या है। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये जो पैरेलल लाइंस है इसके ऊपर ये और ये सेम साइड पर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होता है। उन दोनों, ये दोनों कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। सेम चीज अगर ये वाले एंगल की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्लियर है। अगर मैंने इस एंगल की बात करी, देखो लाइन के नीचे है, तो यहाँ पे भी लाइन के नीचे ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, यहाँ पर ये लाइन के नीचे है तो ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। मांग क्या रहा है, दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। कहते हैं तो दो दिए हुए ये और ये, देन द वैल्यू ऑफ, अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। वो कहता है दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे दिए और एक की वैल्यू दे दी उसने 3x - 20 डिग्री और
मान लो ये एंगल ए है और एंगल बी की वैल्यू दे दी उसने 5x 60 डिग्री। ओके, ये दोनों कैसे होंगे, एंगल ए और एंगल बी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि 3x माइनस 20 डिग्री माइनस बराबर 5x माइनस 60 डिग्री। x वाले टर्म x साथ ले आते हैं तो ये माइनस 20 डिग्री, 60 इधर आ जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा और ये 5x माइनस का 3x, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा 40। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 आ गई। अब और क्या मांग रहा है मुझसे, अब वो और क्या मांग रहा है, देखो कुछ मांगा तो है उसने, क्या बोला 4x और 30 डिग्री, तो इट मींस 4 इंटू 20 प्लस 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 110 डिग्री। देखो आंसर का है ए, अरे क्या बात है, सारे ही क्वेश्चन के आंसर ए आ रहे हैं, 34 का भी आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 35। कहता है फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ओके, एडिशन ऑफ इंटीजर एट द अपर प्राइमरी स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट यूजफुल। मुझे ना एडिशन, मुझे पढ़ाना है इंटीजर्स के बारे में पढ़ाना है, बेसिकली मुझे इंटीजर्स पढ़ाने हैं उसे, ठीक है, बच्चे को क्लास में इंटीजर्स पढ़ाने हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा सबसे कम यूजफुल लग रहा है मुझे। यूज ऑफ लिफ्ट, ओके, फिर अगला है यूज ऑफ नंबर लाइन, यूज ऑफ चार्ट पेपर एंड यूज ऑफ स्टेयर्स। देखो लिफ्ट, लिफ्ट से बच्चा ऊपर जाएगा प्लस में और नेगेटिव सीखेगा, अगर बेसमेंट में आ रहा है तो वो बच्चा प्लस और माइनस सीखेगा कहीं ना कहीं लिफ्ट में, ठीक है। ऐसे ही नंबर लाइन पर भी हम सिखा सकते हैं उसको, बच्चे को ये प्लस वाले नंबर कौन से होते हैं, माइनस वाले नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हम बता सकते हैं, राइट, यूज करके। स्टेयर्स का भी इस तरीके से ऊपर जाना है, प्लस में एडिशन होने वाला है वहां पर, तो वो बच्चा सिखा सकता है। लेकिन चार्ट पेपर का कोई रोल नहीं दिख रहा मुझे इंटीजर्स को समझाने के लिए, तो लीस्ट कौन सा हो जाएगा तुम्हारा इंटीजर वाले के लिए, यूज ऑफ चार्ट पेपर, यानी कि 35th का आंसर आ जाएगा आपका, 35th का आंसर आ जाएगा आपका सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओ इज अ पॉइंट ऑन ए बी लाइन, ब्रेक कर करके पढ़ना है हमने क्वेश्चन को। वो कहता है एक ए बी लाइन है, ओके, ए और ये आ जाएगा मेरा बी, उसके ऊपर कहीं पर ओ है, ओके, रे ओ सी, अच्छा, और ओ डी बना देते हैं, ये बना देते हैं सी और इसको बना देते हैं डी। OC और OD are drawn on the same side of AB such that OC and perpendicular on OD, ये था, यानी कि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बोल रहा है इसका मतलब 90 डिग्री है। AOC कितना दिया है इसने x एंड BOD क्या दिया है 3x। फाइंड द वैल्यू ऑफ BOD मुझे बताना है, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, एक सेकेंड, ओके, अब मुझे एक बात बताइए, एक लाइन है, लाइन के ऊपर बनने वाले जितने भी एंगल होंगे सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। लगा दो भाई डायरेक्टली फटाफट से, x प्लस 90 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। चलिए कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लेते हैं, 4x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/4, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको 45/2 लिख सकती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 45/2। मांगा क्या है 3x, यही बोला था ना एंगल BOD बताइए, तो विच इज 3x, तो क्या करेंगे 3 इंटू 45/2, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13। ऑप्शन में देख लें एक बार, अच्छा काटा हुआ ये रहा, ये आ जाएगा 67 1/2 डिग्री BOD की वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी, 36 का आंसर आ जाएगा सी, सॉरी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द असेसमेंट। देखो सबसे पहले मीनिंग ऑफ असेसमेंट आपको बताना चाहिए। एक होता है समेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो ओवरऑल बच्चे की को बताता है कि उसका ग्रेड क्या है। हम ओवरऑल ग्रेड देते हैं उसको, करिकुलम के हिसाब से भी देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के हिसाब से देते हैं, उसका हर चीज ओवरऑल बिहेवियर, ओवरऑल क्लासरूम प्रेजेंटेशन उसकी क्या है, वो जजमेंट देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, समेटिव यूज करते हैं। फॉर्मेटिव कब होता है, जब हम क्लासरूम में छोटे छोटे टेस्ट ले लेते हैं या हमने यूनिट टेस्ट वगैरह लिए, वो सारे किस में आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। ठीक है, अब वो कहता है असेसमेंट का करेक्ट क्या है, क्या कहता है, देखो समेटिव असेसमेंट हेल्प टू नो टू what extent the instructional objective have been achieved while teaching a concept। मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाया, अब कंसेप्ट पढ़ाने के लिए तो मैं समेटिव नहीं यूज करूंगी। अगर मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ाया और मैं एकदम से बच्चों को बोलूं चलो अब तुमसे मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगी, तो वो समेटिव का पार्ट नहीं होते, वो किसके होते हैं, फॉर्मेटिव का पार्ट होता है, समेटिव का नहीं होता। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अ प्रोसेस विद नो स्कोप ऑफ गिविंग अ फीडबैक। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं असेसमेंट क्यों लेती हूँ, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि बच्चा किस लेवल पे पढ़ रहा है या बच्चे के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई है, मेरा कंसेप्ट बच्चे को समझ आया या नहीं आया। तो बी भी गलत हो गया। अगला, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन टू असाइन द ग्रेड। बिल्कुल भी नहीं, ये समेटिव होता है। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग जनरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 37 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला कहता है a sum of 8,000 becomes 9,500 at 7.5% per annually in a X year at a simple interest। आगे का बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं। मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट था, मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट था 8,000 रुपीज। अब मेरे पास पैसा बन गया, यानी अमाउंट हो गया है 9,500। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला होगा, इंटरेस्ट कितना मिला, 1,500। इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, 1,500 रुपए मिला एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनुअली। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो कह रहा है टाइम बताओ, हमें रेट नहीं पता। अभी आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ इतना ही करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे स्पीड में भागने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलो। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कैसे करते थे हम, ये सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता था। तो रख दो वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 1,500, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 800, रेट मुझे पता है 7.5, टाइम मुझे नहीं पता, डेसिमल हटा देते हैं, देखो सॉरी 1 2 3 1 2 3 कट गया। 1,500 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 75 इक्वल टू टाइम, ये से काट देते हैं, 2 पे जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, यानी कि ईयर्स, यानी कि टाइम कितना रहा होगा, 2 साल और 6 महीने। ठीक है, 2 साल और 6 महीने ये मेरा टाइम रहा होगा, जिसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 1,500 रुपए। एक काम तो मेरा खत्म हो गया। अगला क्या बोलता है वो, अगला क्या बोलता है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट में बोलता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सम इन सेम टाइम एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली। कंपाउंड ईयरली की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। देखो प्राइस, प्रिंसिपल तो उसने 8,000 रुपए ही दिए हमें, रेट उसने हमें 20 दे दिया परसेंट, टाइम उसने बोला 2.5। देखो जब हम कंपाउंड एनुअली लगाते हैं ना, तो 2 साल के लिए तो हम बड़े आराम से काम कर लेंगे। इस हाफ में प्रॉब्लम है। इस हाफ को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, जब ये पढ़ाया जाता था 8th स्टैंडर्ड में, क्या करते थे, रेट का हाफ कर देते थे और टाइम को क्या कर देते थे, डबल कर देते थे, क्योंकि मैं फ्रैक्शन में काम नहीं कर सकती। तो रेट मेरे पास कितना है इसके लिए, ये तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ये तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। इसके लिए जब हम काम करेंगे तो मेरे लिए प्रिंसिपल 8,000 ही होगा, रेट 20 ही होगा, टाइम 2 ही होगा। लेकिन जब दोबारा दूसरे के लिए काम करेंगे, प्रिंसिपल 8,000 ही होगा, रेट मेरे लिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 20 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%, क्योंकि मैं सिर्फ 6 महीने के लिए निकाल रही हूँ, हाफ के लिए निकाल रही हूँ। टाइम क्या हो जाएगा, डबल, तो हाफ का डबल करेंगे 1 ईयर। ठीक है ना, देखा 6 महीने का पूरा 1 साल आ गया या नहीं आ गया,
ईयर, सॉरी। आ गया ना? अब करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से क्या करेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 और टाइम, ये होता था फॉर्मूला। हम करेंगे अमाउंट, मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल मेरा कितना है 8000, 1 प्लस में आर, पहले इसके लिए लिख लेते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम कितना था 2। दूसरा एक और है, इसको साथ साथ करा रही हूँ, एग्जाम में आता है तो प्लीज ऐसे साथ साथ करना, अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस में अब आर बताओ मेरे लिए क्या है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम कितना है 1। क्लियर है? एक ही बार में सॉल्व कर देना, दो बार अलग अलग सॉल्व करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 5 की पावर 2, ये 1 प्लस 1 बाय 10 की पावर 1, 6 बाय 5, 6 बाय 5, ये आ जाएगा 11 बाय 10। इससे काट देते हैं, क्या आ जाएगा 32 इंटू 36 इंटू 11 एंड विच इज इक्वल्स टू इंटू 396 विच इज इक्वल्स टू 12672। यानी ये मेरे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। पर उसने मांगा क्या है मुझसे? हाँ, अमाउंट ही मांगा। देखो ढूंढो क्या है, ये रहा। तो मेरा 38 का आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मेन पार्ट समझाने वाली सिर्फ ये थी कि अगर ऐसे आपका टाइम आ रहा है और कंपाउंड एनुअली की बात कर रहा है तो ब्रेक इट। सबसे आसान तरीका ये होता है, आपको इसे क्या करना है? ब्रेक करना है। आप पहले जो प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर आपका नंबर आया हुआ है, उसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे और आपका जो फ्रैक्शन आया हुआ है आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे और एक साथ ही सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मीनू wrote some numbers on a blackboard and arranged them in ascending order as 2 is less than 7, 7 is less than 9, 9 is less than 12. She then multiply each number by -1 by 2. Identify the correct statement regarding the above situation. आपको correct situation का इसमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर 2 लेस देन 7 लेस देन 9 लेस देन 12 है और उसको मैं -1/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर बन जाएगा यहाँ पे -1 लेस देन -3.5 लेस देन -4.5 लेस देन -6। तो ये तो गलत हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में था, अब ये डिसेंडिंग में हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? -6 ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन -3.5 ग्रेटर देन -4.5 ग्रेटर देन -6, ये होने वाला है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट करें। मीन ऑफ द नंबर्स विल अरेंज द सेम। नो, असेंडिंग ऑर्डर विल नाउ बी चेंज टू डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी। क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट एलिमेंट्री लेवल। ओके, एलिमेंट्री लेवल की बात कर रहा है। बुक्स मस्ट कंटेन अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। नो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने कोई बच्चों की मेमोरी को रॉट मेमोरी नहीं बनाना है कि भाई तुम एक ही क्वेश्चन को रिपीट मोड पे करते रहो। नहीं, कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। नहीं, एलिमेंट्री के स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं देते, सिंपल से कॉम्प्लेक्स देते हैं। 11 12 का बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, 9 10 का बच्चा हो, तो हम उसे फिर भी एक हाई लेवल क्वेश्चन दे देते हैं। वो बच्चा ब्रेक करता है, उसमें से छोटी छोटी चीजें निकालकर फिर उस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो वहां पर ये काम कर सकता है, लेकिन एलिमेंट्री में काम नहीं करेगा। कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होना है। कंक्रीट का मतलब है जिसको आप टच करके, जैसे मान लो इस पेन को मैं टच करके देखकर बता सकती हूँ, तो बच्चों को मैं एग्जांपल में दे सकती हूँ, ये इट इज लाइक अ सिलेंड्रिकल फिगर, राइट। तो ये कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट फिर बच्चा वहां से सीखता है। तो एलिमेंट्री में हमें क्या फॉलो करना चाहिए? कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। 40th का आंसर हो जाएगा सी। ओके,
41 अभी बाद में करेंगे, 42 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। बताओ भाई टीचर सेंटर क्या होता है, चारों में से ऑप्शन देख लो, बेस्ट कौन सा होता है? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड इज द मेथड जो टीचर का सबसे आसान, फेवरेट और टीचर सेंटर्ड बोला जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर अब हमें करना था क्वेश्चन नंबर 44। कहता है कार्ड बियरिंग नंबर्स 12, 13, 14 डॉट 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 70, 71, मतलब 12 से लेकर 71 तक के 71 तक के नंबर एक कार्ड के ऊपर लिखे गए हैं। आर केप्ट इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर डाल दिए गए। देन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना देखे हुए उसमें से कार्ड एक ड्रॉ किया गया। What is the probability that the card drawn has the number which is not a prime number? प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है जी, ओके, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी पता होना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर 1 से शुरू हुआ था, 1 से शुरू हुआ था तो 1 to लेकर 71 तक है, तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मैं वैसे निकालूं तो 71 हो जानी चाहिए। लेकिन कंडीशन कि पहले के 11 नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि उसने बोला नंबर शुरू कहां से हो रहा है? 12 से, तो पहले के 11 नंबर नहीं है, तो पहले के 11 घटाओ। सबसे बेस्ट तरीका होता है टोटल निकालने का, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। क्लियर है? आप कह रहे हैं नॉट प्राइम, नॉट प्राइम से पहले जी प्राइम पता होना चाहिए मुझे, तो इसमें प्राइम देख लेते हैं कौन कौन है। कहां से 12 से लेकर 71 तक के बीच में प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन आएगा। एक तो 13 आएगा, 17, 19, 23, यस, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 एंड 71। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गए। तो मतलब 60 में से 15 घटा दें, 45 बचेंगे। मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर मुझे पूछा जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 45/60। ठीक है, तो आंसर आएगा 3/4। ऑप्शन देख लो, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन -7/10 एंड -1/4। भाई ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, दिस इज द होमवर्क। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।